गुड मॉर्निंग। यस की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इसके पहले बायो सब्जेक्ट के अंदर तंत्रिका एवं समन्वय अर्थात यह है रिकंट्रोल या उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें आप लोगों को तंत्रिकीय समन्वय, रासायनिक समन्वय के साथ ये जंतु हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स, ये सब पढ़ा चुका है। यहाँ तक आप अपनी कॉपी जो है कंप्लीट करके जो है रखेंगे। इसके बाद वाला लेसन मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन या जनन। किस किस बुक्स में केवल जनन करके जो है हेडिंग दिया है, चैप्टर का नाम लिखा है, और किसी किसी बुक्स में लिखा है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो है आप लिख करके जो है ये चैप्टर शुरू किया गया। अब चैप्टर में है जीवों का एक सबसे प्रमुख नैसर्गिक गुण जनन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीव नश्वर होगा, लेकिन क्या उसकी जातियां नष्ट हो जाती हैं? वो जातियां उसकी बरकरार रहती। एक व्यक्ति अर्थात एक सदस्य नष्ट होता है, लेकिन वह सदस्य अपनी जातियों को कभी नष्ट होने नहीं देता। क्यों नष्ट नहीं होने देता है? क्योंकि हर जीव, हर जातियां अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करती है। साहित्य में क्या कहते हैं? जीव ब्रह्म है। जीव तो नष्ट होता है, लेकिन जीव आत्मा क्या है? ब्रह्म है। वो नष्ट नहीं होती। वह अपनी जातियों की निरंतरता सदैव बनाए रखते हैं। जैसे हम लोग ये जो है मनुष्य है, मनुष्य को उत्पन्न कर, हम तो मर गए, लेकिन मनुष्य की जाति नष्ट नहीं, हम अपने जैसे संतान को उत्पन्न करके अपने बेटा बेटी को उत्पन्न करते। ये जो क्रिया चलती है जिसके द्वारा हम नई अपनी जाति सदस्यों को उद्भव करते रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? जनन। विज्ञान की भाषा में हम लोग कहेंगे सदियों में पाए जाने वाले वे जैव लक्षण जो अपनी जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं, उसको हम जनन कहते हैं। क्या मैंने बोला? सदियों का वह जैव लक्षण जो अपनी जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता रहता है, ऐसे क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। ये जनन की आवश्यकता क्या होती है? जनन की आवश्यकता ये होती है कि उसकी जातियां इस पृथ्वी पर सदैव बरकरार रहें, पहली। दूसरा, जनन द्वारा जीवों के समान लक्षण और को ही वो जीव उत्पन्न करता है। दूसरा, तीसरा, जीवों में आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो जनन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सदैव स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे उसके सारे जैविक गुण, सारे जीवों का गुण उसके अंदर निहित होता है। अगला है जातियों की उत्तरजीविता हेतु जनन आवश्यक। जनन आवश्यक होता है, तो ये जनन के लिए आवश्यक होता है। अब जनन के मूल तत्व क्या है? जनन का मूल तत्व विभिन्नताएं, ये सब जो है इसके अंदर आने वाली घटनाएं होती है, जिसमें आप कुछ कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता से बहुत अलग हो जाते, वो लक्षण उनका नहीं मिलता है। जैसे माता पिता कभी कभी जो है गोरे गोरे हैं, संतान जो है कभी लंगड़े उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे विभिन्नताएं उनके अंदर प्रकट हो सकती हैं। जो भिन्नताएं होगी वो विभिन्नताएं, और जो सेम तरह के होंगे, गोरे हैं तो गोरे तरह के उत्पन्न होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समानताएं। ऐसे समानताएं, विभिन्नताएं, समानताएं, विभिन्नताएं, ये इनके अंदर होते रहते हैं ना, जिसमें
यह विभिन्नताओं का भी महत्व है, समानताओं का भी महत्व है। विभिन्नताओं का महत्व यह है कि वो वातावरणीय अनुकूलन को एडाप्ट करने में सक्षम है। दूसरा, अपने आप को वातावरणीय प्रभाव के अनुसार ढलने में सहायता करता है। तीसरा, उससे नई नई तरह के गुणों का विकास होता है। चौथा, उसमें जैव विकास को ज्ञात करने में मदद मिलती है। अगला, इसमें उन्नतशील संकर तरह के यह नई जातियों को उत्पत्ति करने में सहायक। ऐसे तरह के गुण विशेषताएं उनके अंदर देखने को मिलती है। अब ये जन्म कितने प्रकार के होते हैं? जन्म दो प्रकार के होते हैं। जन्म के प्रकार, जन्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी जन्म, और लिंगी या जन्म, या इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? जीवों में जनन की वह विधि जिसमें जनन की इकाई शुक्राणु अंडा ये भाग नहीं लेते, बल्कि जीव का कोई विशेष भाग, विशेष अंग, विशेष विधि द्वारा कोई एक ही जीव सदस्य अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, ऐसे जनन की विधि को हम लोग अलिंगी जनन कहते हैं। क्या हमने बोला? जीवों में होने वाली वह जनन की विधि जिसमें जीव का कोई एक ही सदस्य अपने विशेष अंगों या क्रियाओं के द्वारा अपने ही जैसे जीव सदस्यों की उत्पत्ति करता है, ऐसे जनन की विधि को अलिंगी जनन कहते हैं। इस अलिंगी जनन में जननी की इकाई मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है ये भाग नहीं लेते, न तो इसमें इन गैमेटों के फर्टिलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती है, न तो इसमें एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंट होता है। ऐसे जनन की विधि को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलिंगी जनन कहते हैं। अलिंगी जनन के अंतर्गत विभिन्न विधियां होती है, जिसमें इन विधियों के द्वारा वो जीव अपने जीव सदस्यों को उत्पत्ति करता है। पहला है विखंडन। कौन सा है? विखंडन, फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन। FISSION, FISSION, फ्यूजन। ये क्या है? ऐसे जीव जो प्रायः यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, वह एक कोशिकीय जीव में समस्त ये मियासिस सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा एक मातृ कोशिकाएं डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऐसी एक कोशिका से 2 तरह के कोशिकाओं की उत्पत्ति करने की विधि को हम कहते हैं विखंडन। जैसे एक मदर सेल से मातृ कोशिका है, ये मातृ कोशिका पहले के अपेक्षा बढ़ करके बड़ा हो जाती है, लंबी हो जाती है। इसके अंदर का केंद्रक भी जो है पहले के अपेक्षा लंबा हो जाता है। अब इन सेल के अंदर जो है डैम्बल सेट जो है बन जाता है। डैम्बल सेट बनने के बाद से इसके अंदर पहले केंद्रक जो है 1 से 2 भागों में डिवाइड होते हैं। उसके बाद से इस केंद्रक के साथ इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी जो है 1 से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर के 1 मदर सेल्स फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, अर्थात एक मातृ कोशिकाएं विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं का जो है जन्म देती है। ऐसे तरह के विभाजन को हम लोग जो है या मियासिस ये जो है इसको हम लोग जो है फ्यूजन भी कहते हैं। जैसे अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम
ट्राइकोडीना, बैक्टीरिया एक्सेट्रा ऑर्गेनिजम्स इज द फॉर्मेशन बाय आवर स्पेसिफिक रीजन मेथड्स। समझ में आया? हमने क्या बोला? ऑलिविजन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें जीव का कोई एक सदस्य विशेष अंगों के द्वारा ही अपने ही जैसे जीव सदस्यों की उत्पत्ति करता है। इसमें जननी के इकाई भाग नहीं लेते हैं और न इसमें फर्टिलाइजेशन न तो भ्रूण का विकास होता है, बल्कि एक सदस्य द्वारा ही अपने जातियों की उत्पत्ति करता है। ऐसे जनन की विधि को हम लोग जो है ये अलिंगी जनन कहते हैं। यह अलिंगी जनन के प्रकार में मैं बोल रहा हूँ पहला विखंडन विधि। इस विधि में हमने बोला कि अधिकांशतः एक कोशिकीय तरह के जीव में कोशिकाएं धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती है और बढ़ने के बाद से इसमें मियासिस सेल डिवीजन प्रोसेस के माध्यम से एक मातृ कोशिकाएं आकार में डम्बल सेट अर्थात डमरू के आकार के होकर बड़ी हो जाती है और उसका एक केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिसके चारों तरफ कोशाद्रव्य घिर करके दो पुत्री कोशिकाओं का जो है जन्म देती है। जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में इत्यादि में इस विधि के द्वारा जो है ये जन्म होता है। दूसरा होता है खंडन। खंडन विधि के द्वारा दूसरा कौन सा विधि है? खंडन। ये खंडन था और ये केवल होगा खंडन, है ना? कौन सा होगा? खंडन। पिगमेंटेशन उसके बोलते हैं। पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है पिगमेंटेशन में क्या होता है कि ऐसे तरह के जीव जिसकी सेल्स जो होती है वह कई खंडों में बटे हुए हैं। ये कई खंडों से मिलकर इनकी बॉडी वाले बनी है और वो खंड जो है धीरे धीरे ब्रेक कर गया। एक सेगमेंट जो है क्या हो गया? ब्रेक कर गया। यहाँ का सेगमेंट क्या हो गया? ब्रेक कर गया। यहाँ का सेगमेंट क्या हो गया? ब्रेक कर गया। और ब्रेक करने के कारण इसमें जो है ब्रेक करने के कारण प्रत्येक सेगमेंट अपने जैसे ऑर्गेनिज्म या जीव की उत्पत्ति जो है कर रहे हैं। एज सेगमेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द सेम स्पीशीज टाइप ऑफ ए न्यू मेंबर ऑफ स्पीशीज बाय दिस reproduction is the part of the fragmentation methods. For example, Eurothrix, Spirogyna, Eurothrix, एक्सेट्रा शैवाल जो होते हैं ये शैवाल होते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि शैवालों को कोई बोता नहीं है, कोई जोतता नहीं है, बल्कि वो शैवाल के रेशे जो होते हैं वो रेशे टूट टूट करके अपने जैसे नए नए शैवालों की उत्पत्ति जो है करते रहते हैं। उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन या खंडन विधि द्वारा होता है। तीसरा होता है मुकुलन विधि। कौन सा विधि बोल रहा हूँ? मुकुलन। इसको बाई बड़ी। इस विधि के अंतर्गत कुछ ऐसे जीव जिसके विशेष भागों के ऊपर एक गांठ जैसी रचना है, एक गांठ जैसी रचना निकलती है। ये गांठ बड़ी होती है और बड़े होकर के अपने मातृ जीव से अलग होकर एक स्वतंत्र नए तरह की जीव की उत्पत्ति करती है। ऐसे तरह के नए जीवों की उत्पत्ति करने की विधि को हम लोग बाई बडिंग या गांठ, ये क्या कहता है? बर्ड्स कलकाएं निकलती है। अर्थात ये किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है। ये हाइड्रा के अंदर होता है, हाइड्रा में भी होता है। ये जो हाइड्रा का बीज बनाया जाता है, इस तरह से गांठ निकलती है और ये गांठ के द्वारा जो है
ये गांठ के द्वारा जो है बड़ा होता जाता है, ये वृद्धि करता जाएगा, वृद्धि करके जब डेवलप हो जाएगा तो अपने मातृ जीव से अलग होकर के यहाँ से नए स्वतंत्र तरह के जीव को उत्पत्ति जो है ठीक कर लेता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बड़ी। क्या हमने बोला मुगलन विधि में कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके शरीर के विशेष भाग पर एक गांठ या कलिकाएं जैसी रचना निकलती है। ये कलिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते होते बड़ी हो जाती है और बड़े होकर के जब डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो मातृ जंतु से स्वतंत्र होकर के नए तरह से जंतु का जो है निर्माण कर लेती है। ऐसे जनन की विधि को हम लोग मुगलन या बड़ी करते हैं, जैसे ईस्टमैन और हाइडा के अंदर ये विधियाँ होती हैं। तीसरा चौथा विधि होता है पुनरुद्भवन। चौथा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसको कहते हैं? पुनरुद्भवन रीजनरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। रीजनरेशन किसको कहते हैं? ऐसे तरह के जीव जिसके शरीर के अंदर शरीर को किसी बाहरी आघात से टूट जाए, कट जाए, तो उसका प्रत्येक टुकड़ा यदि उसमें केंद्रक उपस्थित है तो वह अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति जो है कर लेता है। ऐसे जीव के द्वारा जीव की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को हम लोग पुनरुद्भवन या रीजनरेशन करते हैं। जैसे स्पंजों को काटते जाएं, इतना छोटा छोटा टुकड़ा बना लें कि प्रत्येक टुकड़े को छन्नी से छान लें, तो ये प्रत्येक टुकड़ा अपने जैसे नए तरह के स्पंजों का निर्माण करता है। ऐसे ही अमीबा को हम लोग काटते जाएं, केंद्रक उपस्थित हो और उस टुकड़े के अंदर केंद्रक पाए जाते हो, तो वो प्रत्येक टुकड़ा अपने जैसे ये जो नए तरह के अमीबा का निर्माण जो है कर लेता है। जीवाणुओं में ऐसी तरह के जो है यह कैपेसिटी होती है, बल्कि तारामीन मछली में भी जो है पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे जो है अधिक होती है। इसके अतिरिक्त प्लेनेरिया एक ऐसे जंतु है जैसे कट जाए और यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, तो ये कटा हुआ टुकड़ा जो है अपने जैसे जीव की उत्पत्ति जो है कर लेगा। ऐसे क्षमता वाले को हम लोग जो है पुनरुद्भवन कहते हैं, है ना। अगला है इसके बाद से पांचवा विधि आपको मैं बोल रहा हूँ, ये बाइजूस्पोर बीजाणुओं द्वारा ऐसे जीव देखते होंगे आप लोग तालाबों में, गड्ढों में, गर्मी के दिनों में वो जब सूख जाते हैं कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। जैसे ही पानी बरसता है, बरसात का मौसम या ऐसे भी पानी गिर जाए तो उसमें बहुत से पौधे उगाते हैं। कहाँ से? कौन लाया? तो इस चीज़ को हम लोग देखें कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वह संकुचित होकर के छोटा गोल आकार की रचना बना देता है और इस गोल संरचना के चारों तरफ एक मोटी लेयर वाली पुट्टी बना देता है ना, जिससे वह इस प्रतिकूल परिस्थितियों से आत्मसुरक्षा कर सके। और जैसे ही उसके लिए अनुकूल तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो ऊपर की जो पुट्टी होती है, शिष्ट होते हैं, वो पुट्टी या शिष्ट जो है भीगने के बाद फट जाता है और उसके अंदर के सिकुड़ी ये जो है जो बीजाणु बने हुए हैं वो बीजाणु अंकुरित होकर के नए तरह के बीजाणुओं का या नए तरह के जीवों की उत्पत्ति जो है ये कर लेते हैं। जैसे म्यूकस में, राइजोपस में, पक्सिनिया में, फर्न में, अमीबा में, इस तरह से इन जीवों के अंदर फॉर्मेशन होता है
और ये जू स्पोर अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति जो है ये करते जाते हैं। इसके बाद बीजाणुओं के बाद जो है छठवां है काई जनन। ये 5 विधि मेन हो गया। इसके बाद से है हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। काई जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो? काई जनन कुछ पौधों के अंदर के पौधों का विशेष भाग ही अपने जैसे नए पौधों की उत्पत्ति करता है। ऐसे नए पौधों के सदस्यों की उत्पत्ति होना ही है काई जनन। काई जनन के अंतर्गत भिन्न तरह की विधियां होती हैं, जिन विधियों के द्वारा पौधे जो है अपना नए तरह के पौधों की उत्पत्ति करते हैं। यह पहला है बाइरूस या जड़। बाइरूस या जड़ ऐसे पौधे जो जड़ के रोपण किया जाता है, जड़ को ही काट करके लगाया जाता है और वो जड़ से ही प्रवर्त निकल करके अपने जैसे नए तरह के पौधों की उत्पत्ति जो है कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल में शीशो होता है, डहेलिया इत्यादि तरह के ऐसे पौधे होते हैं जो वो जड़ के द्वारा ही वो जनन करके अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। दूसरा होता है पत्तियों पर। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां ही जो है ऐसी बड़ी होती है और इन पत्तियों के ऊपर इन पर कणिकाएं निकलती हैं। ये कणिकाएं धीरे धीरे ग्रोथ करती जाती है, बढ़ती जाती है और ये कणिकाएं को हटा करके यदि हम ऐसे की रोपण करें तो यहाँ से जड़ निकल करके अपने जैसे पौधों की उत्पत्ति करने लगती है। ऐसे जनन को हम पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहेंगे। जैसे आपका ये अजूबा की पत्ती हिंदी में उसको बोलते हैं, ब्रायोफिलम इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो है अजूबा की पत्ती, ब्रायोफिलम, ये सब ऐसे पत्तियों के द्वारा करना होता है। तीसरा होता है तना। इसके द्वारा तना बाई स्टेम, तना के द्वारा है पौधों का निर्माण, जिसकी बहुत सी विधियाँ होती है। रोपण विधि, दाब विधि, बूटी लगाना, है ना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करना, फिर से जो है ये जो है पैकबंद या रोपण करना। बहुत से ऐसे विधियाँ हैं जिन विधियों के द्वारा हम लोग वो कलम वो लगाते हैं। जैसे कलम लगाते हैं, इसमें कौन है कलम लगाते हैं। कलम लगाने का मतलब ऐसे पौधे जिसकी तनाएं छोटे छोटे इतने टुकड़े में काट देते हैं और काटने के बाद से उसको मिट्टी में गोबर में मिला करके जो है मिट्टी के अंदर जो है डाल देते हैं। उसी तरह से नए पौधा, जैसे गुलाब को देखते होंगे आप लोग जो है, फिर से जो है गन्ना का, गुड़हल का, है ना, इत्यादि तरह के ऐसे पौधे हैं जिनकी तनाव को ही काट करके हम लोग जो है नए पौधों में
कहते हैं। दाब लगाना, दाब लगाना मतलब दाब विधि। ये पौधे जो है झाड़ी में, जिनकी तनाएं जमीन तक जो है सटी होती है, जमीन तक बिखरी होती है, तो किसान करता क्या है कि उसकी तनाएं जो नीचे आ रही होती है, उन तनावों को जो है यहीं पर मिट्टी डाल देता है, गोबर मिट्टी खाद मिला कर देगा। जब इसमें जो कनकाएं पौधे जो है उत्पन्न हो जाएंगे, यहाँ से काट देंगे, काट करके क्या करेगा, यहाँ फिर से देगा, उसको मिट्टी सहित उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना चाहे तो दूसरी जगह लगा सकता है, वहीं पर लगाना चाहे वहीं लगा सकता है। ऐसे दाब करके जो है हम लोग दाब विधि के द्वारा नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा होता है तनाव को जो है पैबंद लगाना या रोपण करना। स्कंद, कलम, श्याम, ये जो है क्या करते हैं, तीसरा विधि रोपण। रोपण में क्या करते हैं, आलू की रोपाई आप लोग जानते हो कि ऐसे तरह के पौधे जिस पर पर्वसंधियाँ पाई जाती है, उन पर्वसंधियों को जो है आलू पर काट लिया जाता है, और काट करके जो है यहाँ पर्वसंधियाँ हैं, यहाँ काट लिया जाए, यहाँ पर्वसंधियाँ हैं, इसको काट करके धुआं बनाकर ये लाइन करके उसमें उसी तरह से पौधे उगाते हैं। फिर से वो जो है जैसे आलू में आप लोग देखते हैं, है ना, आलू के अंदर क्या करते हैं, आलू को जो है काटते हैं, जहाँ पर्व संधियाँ होती हैं उसको बचा देते हैं, वहीं से अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के नए पौधों का जो है निर्माण करता है। ऐसे ये विधि। और भी होता है बूटी लगाना। बूटी लगाने मतलब बड़े वृक्ष होते हैं, जो बड़े वृक्ष होते हैं, मान लीजिए आपको आम का लगाना, आम को लगाने के लिए क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इस तरह का पौधा लगाएं कि हमसे जो है जल्दी से जल्दी फल प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी फल प्राप्त करने के लिए आप करेंगे क्या कि दो टहनियाँ, ऐसे टहनी को चुनेंगे जो स्वस्थ है, कोई रोगग्रस्त नहीं है, वो टहनी को या तना को आपने जो चुन लिया, इसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी को ले करके चार से इसको बांध दें, मिट्टी ले करके चार से क्या कर देंगे, बांधने के बाद से जो है ऊपर से जो है इस पर घड़ा लटका देंगे, और घड़ा लटका करके जो है इसको घड़ा लटका करके इसमें बत्ती लगाकर छेद कर देंगे, और इस मिट्टी और चाट वाले पर पानी इस पर टपकता है घड़े से। जब पानी टपकता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर तना में बहुत से ऐसे पर्वसंधियाँ, ऐसे जो है वृक्ष के भाग निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे, डेवलप हो जाएगा, तो मुख्य तना से इसको काट देंगे, और पहले से खत्ता तैयार किए रहेंगे, इस खत्ते में इसको ले जा करके जो है रोपण कर देंगे। वो साल भर में ही नए तरह के फल देने वाला जो है ये वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, बूटी लगाना कहते हैं। जैसे मिठावा आम को हम लोग चाहेंगे कि मिठावा आम जो है ज़्यादा मिले, तो उसके तने को काट करके इसे अच्छे अमृत वाले को जो है वैसे ही काट करके मिट्टी में करके उसके लिए चाट से बांध देंगे, बांधने के बाद से उसको बूटी लगाना। तो ये बहुत आसान विधि है, लेकिन इसके बाद से जो है एक और आधुनिक विधि आई है, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में करते क्या है कि स्वस्थ पौधे की तना के उत्तकों को काट देते हैं, उत्तकों को काट करके एक प्रखनली के अंदर इसमें ले आकर के जल के साथ उसमें रख देंगे। रखने के बाद से इसमें पानी, खाद, है ना, हार्मोन्स, ये सब क्या करते मिला करके डालते। तो देखते होंगे कि इन उत्तकों के ऊपर बहुत से छोटी छोटी ये जो है कलश निकल जाते हैं, इसको जो है कैलस, ये कैलस को हम निचोड़ कर एक एक चुन चुन करके ले जा करके इसको रोपण कर देंगे, और रोपण करके